नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और एक बार फिर से हिस्ट्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हाजिर हूं लेकर एक और प्रश्न जो कि पूछा गया आपके एग्जाम में। दोस्तों, हम ये साबित करके दिखाएंगे कि हिंदी मीडियम के छात्र किसी से कम नहीं है, क्योंकि हम भी उसी लेवल पर मेहनत करेंगे जिस लेवल पर जो है अंग्रेजी माध्यम के छात्र तैयारी करते हैं। देखिए, मेरा कोई अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत कम मैटर है। लेकिन जो भी मिल रहा है उसे आपके ही जैसे छात्रों तक प्रसारित करने में मदद आप कर सकते हैं। तो अभी नीचे पहले लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो पूरा देखने के बाद शेयर कीजिए और क्लास पूरी देखिए, क्योंकि एक क्लास देखकर एक टॉपिक आपका पूरा कवर हो रहा है जिन पर प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो 1992 जब मैं पैदा हुआ, जब आप में से कहीं पैदा हुए होंगे, तब का हिस्ट्री का पेपर है, उसका एक प्रश्न मुझे मिला। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मैंने सोचा इस पर ही चर्चा की जाए। तो प्रश्न है, एनालाइज द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन इंडस वैली एंड वैदिक कल्चर। अच्छा, इसके नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप इसके नोट्स ले सकते हैं। वहां पर मैं ये नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, तो आज जरूर उसका आप लाभ उठाएं। इसके अलावा हिस्ट्री पे मेरा पूरा कोर्स भी चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है तो एंशिएंट हिस्ट्री पर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं हमारी आरएस जंक्शन ऐप पर। चलिए, तो सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति, इन दोनों के बीच में अंतर और समानताओं का विश्लेषण हमको करना है। वैसे आपने सिंधु घाटी के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, बड़ी अच्छी तरह से हमको पता है सिंधु घाटी कैसे विकसित हुई पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, क्या क्या मिला वहां से, कैसी संस्कृति रही। इसी तरह से वैदिक संस्कृति के बारे में भी हम पढ़ते गए, वैदिक ज्ञान और वहाँ का धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, ये सारा हमने पढ़ा है। लेकिन इस पढ़े हुए को कैसे अपने प्रश्न में 150 शब्दों में समाहित करें, ये बड़ी समस्या है कि 150 शब्दों में कैसे इसको समाहित करें, कैसे हम किन किन मुद्दों पर ध्यान दें। अब देखिए, प्रश्न आपको सीधा सीधा एनालाइज करने के लिए कहता है। एनालाइज करना मतलब आपको जो है उन सभी बिंदुओं को छूना है जो बिंदु इस प्रश्न से जुड़े हैं। जैसे कि सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति में अंतर किन चीजों में होंगे दोस्तों? अंतर हो सकता है जीवन जीने के तरीके में, अंतर हो सकता है सोच में, अंतर हो सकता है पहनावे में, अंतर हो सकता है धर्म को मानने में, अंतर हो सकता है भोजन के तरीके में, ठीक है, अंतर हो सकता है आमोद प्रमोद में, अंतर हो सकता है उन चीजों में जिनका आप उपयोग करते हैं। यही तो अंतर हमें बताना है। इसी तरह से समानता भी उन्हीं से जुड़ी है। हो सकता है दोनों धर्मों में कुछ ऐसी समानताएं हो, लेकिन आप याद रखिए कि अगर अंतर ज्यादा है तो समानता कम होगी, अगर समानताएं ज्यादा है तो अंतर कम होंगे। डेफिनेटली सीधी सीधी बात है, ठीक है, कि हमारे देश के दो राज्यों की हम तुलना करें और हमारे देश के एक राज्य की तुलना हम किसी और देश से करें, और देश के राज्य से, तो डेफिनेटली हमारे राज्यों में समानताएं ज्यादा होंगी लोगों में, ठीक है, और दूसरे से अगर हम तुलना करेंगे तो समानताएं कम होगी। तो अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी कम होगी। अब यही चीज सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति में भी आती है कि सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति में अंतर ज्यादा है, समानताएं कम है। उसके पीछे कारण सबसे पहला यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक सिविलाइज्ड सभ्यता है। इसको सभ्यता हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, सिविलाइजेशन है। अर्थात यहां पर लोगों में शहरीकरण की प्रवृत्ति आ गई थी, और जब शहरीकरण की प्रवृत्ति आती है तो रहने का तरीका सब बदल जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की, तो वैदिक संस्कृति के लोग थोड़े से पशुपालक समाज के और ग्रामीण क्षेत्र के रहे, तो उनका जीवन यापन का तरीका, उनकी मान्यताएं और ये सारी अलग अलग हो गई। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को वैसे तो इसका उत्तर पता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम यही है हम उनको सेट नहीं कर पाते हैं कि उनको कैसे हमें उत्तर के रूप में प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपली आपसे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया है, सिंधु घाटी क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है, कुछ नहीं पूछा है। सीधा आपको अंतर और समानताएं बतानी है। तो 150 शब्दों में बताते बताते वैसे ही हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, ठीक है, शब्द ज्यादा हो जाएंगे तो जगह कम पड़ेगी, इसलिए सीधा पहले आपको बताना है अंतर और उसके बाद में समानताएं। तो अंतर बताते समय आपको करना है क्या, ये देखिए। सबसे पहला अंतर आपको बताना है सभ्यताओं के प्रकार। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक नगर सभ्यता थी, जबकि आर्य या वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब ग्रामीण संस्कृति बोलते हैं, सभ्यता नहीं बोलते। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है, इस पर मैं पहले ही एक क्लास ले चुका हूं, जिसका ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सभ्यता और संस्कृति अलग अलग होती है, दो चीजें हैं दोनों ही। अब मैं यहाँ सभ्यता अगर उपयोग कर रहा हूं तो आप ऐसा नहीं सोचे कि सर आप दोनों को सभ्यता क्यों बोल रहे हैं। ये क्या होता है कि व्यवहार में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं।
दोनों सभ्यताओं के लोग निश्चित रूप से कृषक थे, भाई हमें भी पता है दोनों द्वारा कृषि का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में हमको जो है बहुत से अन्न भंडार प्राप्त होते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में भी जौ और यव इनका प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर बात करें तो दो चीजें हैं, सिंधु सभ्यता के लोग कृषक थे और इसके साथ साथ औद्योगिकीकृत भी थे, उन्होंने उद्योगों का भी भरपूर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो लोग कृषक तो थे लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं, वे एक्चुअल में पशुपालक समाज थे। पशुपालन ज्यादा है, गाय शब्द का बहुत बार प्रयोग होना, गाय पर आधारित शब्दों का होना, ये सारा दिखाता है कि वे पशुपालन, मूलतः पशुपालन की जिंदगी ज्यादा जी रहे थे, पशुपालन उनकी आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, तो अंतर क्या है? अंतर यही है कि भाई सिंधु सभ्यता के लोग आर्यों की तुलना में अधिक औद्योगिकीकृत रहे। ठीक है, उन्होंने बड़े दूर दूर देशों से व्यापार किया, जबकि ऐसे व्यापार के कोई भी उदाहरण जो है हमको आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता में नहीं मिलते। नेक्स्ट बात है जानकारी। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी लोहे की जानकारी का हमें पता नहीं चलता सिंधु सभ्यता में, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। तो कांस्य और तांबा ये दो प्रमुख चीजें हैं जिनके हमें उपकरण भी वहां से मिले हैं। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल जब शुरू होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय, आर्य लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उनके औजारों से लेकर के और उनके हथियारों तक हर जगह लोहे का हमें जो है जो उपयोग है वो मिलता है। इसके अलावा तांबे और कांस्य का भी प्रयोग होता था। तो बहुत से कॉपर हॉर्ड्स जो हमको मिलते हैं, ठीक है, उस पर भी हमने चर्चा हमारे कोर्स में की है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये एक और अंतर हो जाता है। नेक्स्ट अंतर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन का। परिवहन की बात करें तो आर्यों द्वारा घोड़े अच्छी तरह से अपने रथों में उपयोग होते थे। आर्यन जो सभ्यता है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि जो सनोली है, सीक्रेट्स ऑफ सनोली, आप में से किसी ने डिस्कवरी प्लस पे देखा, सनोली के अंदर भी जो है एक रथ मिला है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कहीं घोड़े का कोई रूप नहीं देखा। हाँ, कुबड़ वाले बैल जरूर मिलते हैं, तो हो सकता है उनकी गाड़ियों में ब्लक कार्ट्स होती थी तो उनमें बैलों का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर घोड़ों का प्रयोग वैदिक सभ्यता में किया जाता था। और निश्चित से पशुपालक समाज था तो घोड़े का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। ये अंतर है, देखो सीधे सीधे अंतर। अगला अंतर हो सकता है इनकी मान्यताओं में। धर्म, देवी पूजा सिंधु सभ्यता में मिलती है, लिंग की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। ठीक है, जबकि आप देखते हैं वैदिक काल में प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उन्हीं को देवताओं का आरोपित कर दिया गया है। इंद्र, मरुत, ठीक है, वरुण, इनकी पूजा हो रही है। तो पुरुष प्रधान समाज ज्यादा है। सिंधु सभ्यता में देवी, प्रजनन, मातृ, इन सभी का पूजा ज्यादा देखने को मिलती है। उनके सिक्कों से लेकर के हर एक स्थान पर ऐसी बहुत सी देवियों की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली हैं। तो देवियों की स्थिति ज्यादा अच्छी थी, मतलब वहां पर मातृ सत्तात्मक समाज था सिंधु सभ्यता में, और वैदिक काल में पुरुष सत्तात्मक समाज जो है हमको देखने को, पितृ सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। ये भी एक अंतर इनकी सोच का आ जाता है। नेक्स्ट, इनके दफनाने का तरीका। सिंधु घाटी में आप देखते हैं बहुत से मृतकों के टीले मिले हैं, जिनमें से हमें कब्रें मिलती हैं, जैसे कि कालीबंगा में हमको मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा में हम देखते हैं। लेकिन आर्यों के लिए क्या है, आर्यों की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें लोगों को जलाना शुरू कर दिया था। तो आर्य लोगों को जलाते थे। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे भी बहुत से उदाहरण मिले हैं जहां पर आर्य दफनाते भी थे, लेकिन फिर भी सिंधु घाटी में कोई जलाने का कोई तात्पर्य हमको नहीं मिलता है, वहां पर केवल दफन होते थे। आर्यों ने जलाना शुरू कर दिया था, क्रिमिनेशन जो है, शवदाह की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, इनका जीवन में धार्मिक, तो यज्ञ या बलि, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी आर्यों के बीच में वैदिक सभ्यता में, जबकि सिंधु घाटी में इस तरह के कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ण व्यवस्था के बारे में। वंशानुगत जाति व्यवस्था और वर्ण आश्रम धर्म, ये आर्यों के उत्तर वैदिक काल में इनकी शुरुआत हुई थी, ये शुरू हुआ, जबकि सिंधु घाटी में जो है ये चीजें नहीं थी। बिल्कुल सिंपल सी चीजें आप सभी जानते हो, इनमें कोई स्पेशल चीज मैं नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या पॉइंट्स को फिगर आउट आप कर सकते हैं। तो धर्म हो गया, समाज हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है, उनमें से एक एक टॉपिक ले लो, इसमें क्या चीज है, दूसरे में क्या चीज। कभी भी ऐसा तुलनात्मक प्रश्न आए किसी भी सभ्यता के बीच में, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए इस समाज में या इस सभ्यता में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और दूसरी में कौन कौन से हैं, क्या उनमें सिमिलरिटीज, अगर सिमिलरिटीज है तो एक तरफ समानता में रख दो, अगर दोनों में थोड़ा मतभेद है तो उनको जो है विभिन्नताओं में रख दो, यही करना है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से, वहां से मिलने वाली मोहरे, वहां से मिलने वाले मनके, वहां से खुदाई के दौरान मिली वस्तुएं।
लेकिन आपको वैदिक सभ्यता के बारे में क्या मिलता है? बहुत कम सोर्सेज जो पुरातात्विक हैं, पुरातात्विक भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादातर साहित्यिक स्रोत है, हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद, इनसे हमको वैदिक जानकारी हमको ज्यादा मिलती है। यही अंतर है बस। और कहाँ से ज्यादा अंतर कहाँ से लाएंगे? और भी अंतर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक लिमिटेड रखना है, क्योंकि 50 शब्दों में हमारा उत्तर, 150 शब्दों में उत्तर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, ये 50 शब्द हैं टोटल, तो देख लीजिए आपको कैसे उत्तर देना है। बात आती है समानता की, तो मैंने कहा था कि अगर असमानता ज्यादा है तो समानता कम होगी। भाई अगर दो चीजों में अंतर बहुत ज्यादा है तो फिर समानता तो कम ही होगी ना। तो कम समानताओं में हड़प्पा और वैदिक सभ्यता दोनों ने धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, तो दोनों में ही धातु निष्कर्षण और धातु का प्रयोग ये देखने को हमको मिलता है। इसके बाद में इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बर्तन, इनमें जो है हमको सिमिलरिटी मिलती है, जैसे कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग दोनों में हुआ है। मिट्टी, अब देखो यहां पर एक ही चीज को हमने समेट दिया, ठीक है, पूरी चीजों को एक में ही हमने समेटने का प्रयास किया। हम ऐसा नहीं कि पूरे को फैला करके लिखें, तो हमें संक्षिप्त करना है, संक्षिप्तीकरण करना आना चाहिए आपको। पकी हुई ईंटों का, मिट्टी के बर्तन, तो दोनों ही जगह मिलते हैं। हाँ ये है, इनमें अंतर है। सिंधुकालीन सभ्यता के बर्तनों का थोड़ा अलग प्रकार है और यहाँ पर बर्तनों का थोड़ा अलग, ऑकर कलर्ड पॉटरी, और इनका हम बाद में उपयोग देखते हैं आर्यन सभ्यता में, जबकि लाल पके हुए मिट्टी के बर्तन जो हम सिंधु सभ्यता में देखते हैं। पहिएदार गाड़ियाँ, इनका भी प्रयोग, तो जहाँ पर बैलों से चलने वाली पहिएदार गाड़ियाँ, तो पहिएदार ही है ना, बैलों वाली का सिंधु सभ्यता में है, जबकि घोड़ों से चलने वाली का प्रयोग जो है आपकी वैदिक सभ्यता में। तो दोनों जगह ही पहिएदार गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है। व्यक्तिगत स्वच्छता, सैनिटाइजेशन दोनों जगह ही होता था, सब साफ सुथरी नालियां और ये सब हमको वहां देखने को मिलती है। इसी तरह से गड्ढे, पानी को सोखने वाले, और इनका भी वैदिक सभ्यता में हमको प्रचलन मिलता है। ठीक है, एक अंतर और दे सकते हो, सिंधु सभ्यता के लोग अधिकतर मांसाहारी थे, ठीक है, लेकिन वैदिक सभ्यता में मांसाहार का प्रचलन कम हो गया था। हालांकि ये मिलता है, लेकिन प्रचलन कम होता हुआ दिखाई हमको देता है। ठीक है, तो बस इतना सा है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। तो आईएएस या आरएस क्लियर करना, सॉरी आईएएस खास करके बात करें, क्योंकि आरएस में तो हिंदी मीडियम के छात्र काफ़ी हैं, लेकिन आईएएस में भी दिखना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब आप साथ जुड़ेंगे। रेगुलरिटी रखो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर है, उसका लाभ उठाओ, अपनी सोच को विकसित करो, एक डर को निकालो मन से कि नहीं हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? जो पास होते हैं उनके क्या पंख लगे होते हैं, या उनके पास में एक बड़ा आयरन मैन वाला दिमाग होता है जिससे वो काम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम भी कर सकते हैं, बस हमें समझने की और इस डर को निकालने की जरूरत है। रेगुलर पढ़ते रहोगे तो मदद मिलती रहेगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद।